आज हम लोग यूपी कांस्टेबल 2026 की भर्ती के लिए और एसएससी जीडी के लिए और ऐसे सभी एग्जामों के लिए साइंस का सब्जेक्ट लेकर आए हैं। और इस सीरीज में हम लोग पढ़ेंगे साइंस में आज भौतिक विज्ञान को। और भौतिक विज्ञान के लगभग सभी टॉपिक्स को हमने कवर किया है जो एग्जाम में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, आ सकते हैं या फिर आए हुए हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं अपने क्लास की तरफ। पहला क्वेश्चन है, दूर की वस्तु देखने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग होता है? दूर की वस्तु देखने के लिए, तो दूर की वस्तु देखने के लिए सीधी सी बात समझिए क्या है, उत्तल लेंस होगा। क्यों? क्योंकि देखिए उत्तल लेंस जो होता है इसका काम क्या होता है, कोई भी लाइट जो आती है इसको क्या करता है, अनंत से कोई भी लाइट आती है तो इसको फोकस पर क्या कर देता है, एकत्रित कर देता है। तो फोकस पर एकत्रित कर देता है तो दूर की वस्तु आराम से एक जगह छोटा सा और उल्टा उल्टा दिखाई देता है। ये भी याद रखिएगा आप लोग। तो उत्तल लेंस पर क्या करता है, मतलब उत्तल लेंस को हम यूज करते हैं किसमें, दूर की वस्तु को देखने के लिए। ठीक, और अवतल लेंस क्या होता है, इसका ठीक उल्टा होता है, नजदीक की वस्तु को देखने के लिए होता है। और एक बात और ध्यान रखिएगा आप लोग कि इसमें दूरदृष्टि दोष जो इसमें होता है, मतलब दूर की वस्तु दिखाई देती है और पास की वस्तु नहीं दिखाई देती, उसमें भी हम लोग क्या करते हैं, उत्तल लेंस का यूज करते हैं। उसको याद रखने के लिए एक फार्मूला है, याद रखिएगा, उदान। क्या? उदान। उदान मतलब उत्तल लेंस है, दूरदृष्टि दोष, मतलब उत्तल लेंस को दूरदृष्टि दोष में यूज किया जाता है और अवतल लेंस को निकट दृष्टि दोष में। तो ये आप लोग याद रखेंगे तो पता चल जाएगा कि उत्तल लेंस कब यूज किया जाता है और अवतल लेंस कब यूज किया जाता है। ठीक, और समतल लेंस ऐसा कुछ होता नहीं जो कहीं मैग्नीफाइंग के लिए, कम ज्यादा करने के लिए, छोटा बड़ा करने के लिए इसका यूज किया जाए, ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन ये बात करेंगे बेलनाकार लेंस। बेलनाकार लेंस कहाँ यूज होता है इसको हम लोग समझेंगे। देखिए बेलनाकार लेंस जो होता है एक दृष्टि दोष होता है, दृष्टि वैषम्य। क्या होता है? दृष्टि वैषम्य। इसमें होता क्या है, आपके लेंस जो होता है, आंख का लेंस और कार्निया, कार्निया का आकार जो होता है, आकार में अनियमितता आ जाता है। क्या आ जाता है? अनियमितता। अनियमितता उसके आकार में जाता है, मतलब छोटा बड़ा हो जाता है लेंस, आंख का लेंस और कार्निया। तब आपका क्या होता है कि जो रेटिना जो होता है, रेटिना पर इसका प्रतिबिंब न बन के किसी ऑब्जेक्ट का क्या हो जाता है, वो क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर इधर उधर हो जाता है। ठीक, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, बेलनाकार लेंस का हम लोग यूज करते हैं उस चश्मे में जिसको ऐसा, मतलब दृष्टि वैषम्य रोग होता है। ठीक, लिख देते हैं दृष्टि वैषम्य। दृष्टि वैषम्य रोग होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, यूज बेलनाकार लेंस का। ठीक, और इसका काम क्या होता है, उसको क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर क्या करता है, एकदम सीधा करके कार्निया पर लाइट को फोकस करने की काम करता है। ठीक, देखिए तापमान मापने का उपकरण कौन है? ठीक, तो पहला ऑप्शन है बैरोमीटर। बैरोमीटर तापमान नहीं नापता, वायुमंडलीय दाब नापता है। क्या नापता है? दाब को नापता है। दाब को नापता है और इसी से हमें मौसम का अनुमान लगाया जाता है। मौसम का क्या किया जाता है? पूर्वानुमान। ठीक, मौसम का, मौसम का पूर्वानुमान लगाया जाता है। और कैसे लगाया जाता है, उसकी जो रीडिंग होती है, बैरोमीटर में जो रीडिंग होती है, अगर वो अचानक से गिरने लगे, ध्यान दीजिए, अचानक से गिरे, ठीक, अचानक गिरना किसका संकेत देता है? आंधी तूफान का। अगर अचानक से उसका पैरामीटर गिरे तो क्या होगा? आंधी तूफान का संकेत होगा। अगर धीरे धीरे गिरे, क्या हो? धीरे धीरे गिरे, धीरे धीरे गिरना किसका संकेत देता है? लंबी बारिश, मतलब लंबे समय तक बारिश होने की संभावना होती है उसमें। क्या? लंबी बारिश, देरी तक बारिश होने वाली में लंबी बारिश होने की संभावना दिखता है। कब? जब धीरे धीरे गिरता है मीटर, किसका? बैरोमीटर का। और अगर धीरे धीरे या फिर अचानक से बढ़े तो क्या होता है? जब बढ़ता है, उसका रीडिंग बढ़ता है तो क्या होता है, तब मौसम साफ होने की आशंका बताई जाती है। मौसम साफ, और अगर स्थिर रहे, स्थिर रहे तो, स्थिर रहता है तो वहां पर क्या होता है कि जैसा मौसम है वैसा ही मौसम चलेगा। अगर मान लेते हैं कुछ मीटर बढ़ा और उसी पर रुक गया तो उस समय अगर बारिश हो रही तो हो सकता है कुछ समय तक बारिश हो, मतलब वैसा ही बादल जैसा मौसम बना रहे। और स्थिर रहेगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, मतलब
जो स्थिर मौसम हो जाएगा उस समय का जो मौसम रहेगा स्थिर मौसम का संकेत होता है। ठीक। और एक बात और बता दें कि यही इसी टेक्नोलॉजी को हम लोगों के स्मार्टफोन या स्मार्ट वॉच होता है, जो कुछ भी होता है उसमें भी इसका यूज किया जाता है, जिससे हम लोग मोबाइल से भी आराम से मौसम विभाग या मौसम का हम लोग पूर्वानुमान लगा सकते हैं कि कितने दिनों तक या कब तक बारिश होगी या फिर कब तक नहीं होगी। ये सब का अनुमान हम लोग किससे लगाते हैं? बैरोमीटर की मदद से लगाते हैं। अब आते हैं थर्मामीटर। थर्मामीटर जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है, तापमान मापने का उपकरण। ठीक। थर्मामीटर में आप लोग जानते हैं क्या होता है? पारा होता है, एचजी होता है, ठीक ना, मरकरी, जो क्या होता है टेम्परेचर बढ़ने पर क्या होता है वो फैलता है और उस मीटर पर जाता है। अब तो इलेक्ट्रॉनिक भी आ गए हैं सब। ठीक। अब आता है एमीटर। अमीटर जो होता है, अमीटर होता है क्या करता है? धारा को नापता है, धारा। और कौन सा धारा? विद्युत, विद्युत धारा को नापता है। और वोल्ट मीटर क्या करता है? वोल्टेज को नापता है, वोल्टेज को नापता है, विभवांतर को नापता है। ठीक। मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में आया होगा थर्मामीटर किसका होता है? तापमान मापने का उपकरण होता है। ठीक। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है? तो देखिए घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है? घनत्व का एसआई मात्रक होता है किलोग्राम पर घन मीटर। ठीक। यही होता है घनत्व का एसआई मात्रक। देखिए पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है? पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है कि मतलब पृथ्वी क्या होती है, किसी भी वस्तु को अगर अपनी तरफ खींचती है और जिस स्पीड से खींचती है उसी को क्या बोलते हैं? गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं। गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ध्यान दीजिए, पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक। और इतने स्पीड से क्या करती है पृथ्वी? अपने तरफ किसी भी ऑब्जेक्ट को खींचती है। और ये जो है दूरी बढ़ने पर, अगर ज्यादा हाइट से अगर किसी वस्तु को गिराते हैं तो क्या होता है कि वो उसका स्पीड कम होता है और जितना पृथ्वी के पास आएगा उसकी स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ती जाएगी और इतना मीटर पर सेकंड स्क्वायर के स्पीड से बढ़ेगी। ठीक। आगे देखिए, कह रहा है किस दर्पण से वास्तविक छवि बनती है? किस दर्पण से वास्तविक छवि बनती है? तो बात ध्यान रखिएगा, दर्पण की बात करेगा तो कौन सा? अवतल दर्पण। और लेंस की बात करेगा तो उत्तल लेंस। ठीक। लेकिन इसमें भी क्या होता है कि एक स्थिति ऐसी होती है जहां पर क्या होता है? काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। देखिए कैसे, मान लेते हैं क्या है आपका? अवतल दर्पण। ठीक। अवतल दर्पण है और इसमें क्या है? फोकस है और एक है सेंटर ऑफ कर्वेचर है, मतलब जिसको वक्रता केंद्र बोलते हैं। और इसमें क्या होता है आप लोग जानते हैं कितने स्थिति में किसी वस्तु को रखते हैं हम लोग? इसमें अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में हम लोग 6 स्थिति में रखते हैं। एक क्या होता है? अनंत पर होता है और इन दोनों के बीच में होता है। पहला स्थान हो गया आपका, पहला नंबर, और ये दूसरा नंबर हो गया इन दोनों के बीच में, और तीसरा नंबर सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इन दोनों के बीच में हो गया चौथा, और ये पांचवा, और ये छठवां। यही 6 स्थितियां हैं जहां हम लोग किसी भी वस्तु को रखकर उसका प्रतिबिंब बनाते हैं। लेकिन देखिए अब इसको हम लोग याद कैसे रखेंगे? कहाँ वस्तु रखी रहेगी तो कहाँ प्रतिबिंब बनेगा? ये भी क्वेश्चन छोटे छोटे आ जाते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? फोकस से हम लोग गिनती गिनना शुरू करेंगे। 1, और इन दोनों के बीच में 2, और यहाँ पर 3, और यहाँ पर 4, और यहाँ पर 5। ठीक। 5 है। देखिए अगर यहाँ पर वस्तु रहेगी तो फोकस पर बनेगा, दूसरे नंबर पर रहेगी तो यहाँ दूसरे नंबर पर बनेगा। देख रहे हैं फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। और उसके बाद अगर वक्रता केंद्र पर है तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगी और उल्टा बनेगी और उतना ही बराबर बनेगी। ठीक। और चौथा नंबर पर, पांचवा पर। अब रही बात छठवां नंबर पर रखेंगे तो कहाँ वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा? और एक बात याद रखिए, जो 5 स्थितियां हैं इन स्थितियों में क्या होता है? वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा उल्टा और वास्तविक बनता है। लेकिन जो छठवीं स्थिति है इसमें क्या होता है? वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है वो दर्पण से पीछे बनता है। और कैसा बनता है? वो काल्पनिक बनता है और उल्टा नहीं, सीधा बनता है। कैसा बनता है? सीधा बनता है। बाकी स्थितियों में उल्टा बनता है, लेकिन ये छठी स्थिति में क्या होता है? सीधा बनता है और दर्पण के पीछे बनता है और वस्तु से हमेशा बड़ा बनता है। ठीक। तो मेरे ख्याल से आप सभी याद रखेंगे इस बात को। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? देखिए ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये है आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर काम करता है। और रही बात ये विद्युत अपघटन जो होता है, विद्युत अपघटन जो बैटरी होती है, बैटरी में जो आपका रासायनिक ऊर्जा रहता है, रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलने का जो प्रोसेस होता है उसी को क्या बोलते हैं? विद्युत अपघटन बोलते हैं। कोई भी बैटरी है, अगर उसमें रासायनिक ऊर्जा में हम लोग कोई भी बैटरी को जब चार्ज करते हैं तो किसमें एनर्जी को रखता है? अपने अंदर स्टोर करके रखता है रासायनिक ऊर्जा में। जब रासायनिक ऊर्जा में रखता है तो उसको जब बाहर निकालेगा, मतलब इलेक्ट्रिक ऊर्जा में जब बदलेगा तो उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या? विद्युत अपघटन बोलते हैं। और गुरुत्वाकर्षण तो आप लोग जानते हैं क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण और दाब भी जानते हैं हम लोग क्या होता है। ठीक। आगे देखिए, पृथ्वी से सूर्य तक प्रकाश, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितना समय लगेगा? ठीक। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितना समय लगता है? ये लगता है 8 मिनट 20 सेकंड। ये एवरेज टाइम है। ठीक। अब अगर बात करें पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी जो होता है, पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी जो होता है आपका होता है, एवरेज की बात करें
तो 150 मिलियन किलोमीटर, ठीक, मिलियन किलोमीटर। अगर इसको बदलें तो हम इसको कितना होता है, अगर ये बात करें एवरेज की, ये तो एवरेज स्पीड आपकी है। देखिए आप लोग जानते हैं कि ये जो होता है पृथ्वी इस शेप में क्या करता है, सूर्य का चक्कर लगाता है, ठीक, दीर्घवृत्ताकार में, और यहाँ आपका सन होता है, ठीक। तो पृथ्वी जब यहाँ आएगी तो नजदीक आएगी और यहाँ जाएगी तो दूर जाएगी, तो दूरी भी तो अलग अलग होगा। तो जब नजदीक आती है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपसौर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपसौर, अपसौर बोलते हैं। और इसका दूरी कितना होता है, 14.7 करोड़ किलोमीटर, करोड़ किमी, ठीक। और ये सबसे कम दूरी है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी, ठीक। अब बात करें उपसौर, उपसौर, उपसौर जो होता है 15.2 करोड़ किलोमीटर होता है, जो क्या होता है, सबसे दूरी होती है, सबसे ज्यादा दूरी, ठीक ना, दूरी सबसे अधिक, ठीक, सबसे अधिक होता है। और इन दोनों का एवरेज जब निकालते हैं तो हमारा क्या होता है, 150 मिलियन किलोमीटर या फिर 15 करोड़ किलोमीटर, ठीक। तो ये होता है आपका। और ये भी अगर पूछ सकता है कि अगर पृथ्वी और सूर्य की सबसे नजदीकतम दूरी या फिर न्यूनतम दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, अपसौर बोलते हैं। और सबसे अधिकतम को क्या बोलते हैं, उपसौर बोलते हैं, ठीक। आगे देखिए, कौन सा उपकरण वायुमंडलीय दाब को मापता है या फिर वायुमंडलीय दाब को नापता है। आप लोग देखें पिछली बार हमने बताया मौसम का जानकारी भी बताता है, पूर्वानुमान भी लगाता है। तो ये क्या है, बैरोमीटर, ठीक। और थर्मामीटर आप लोग जानते हैं क्या होता है, थर्मामीटर क्या होता है, टेम्परेचर को नापता है। और ये हाइड्रोमीटर, ये हाइड्रोमीटर आपका जो तो किसी भी तरल या फिर द्रव का क्या करता है, घनत्व को नापता है, द्रव का क्या करता है, घनत्व, ठीक। और वोल्ट मीटर आप लोग जानते हैं क्या नापता है, विभवांतर, विभवांतर को नापता है, ठीक। और ये आपका सही आंसर जो होगा बैरोमीटर होता है, जो कि क्या होता है, वायुमंडलीय दाब को नापता है, ठीक। आगे, उत्थान बल किस दिशा में लगता है। अब उत्थान बल पहले समझ लीजिए क्या होता है। उत्थान बल का सिद्धांत आर्किमिडीज के सिद्धांत से आता है। जब किसी भी लिक्विड में किसी भी हम ठोस को या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो क्या करता है, गुरुत्वाकर्षण बल उसको नीचे खींचता है। लेकिन वो जो द्रव है, द्रव जो है तेल हो या फिर पानी हो, कुछ भी हो, तो उसको ऊपर की तरफ ढकेलता है, ऊपर की तरफ ढकेलता है। तो क्या करता है, वही होता है उत्थान बल। तो उत्थान बल जो होता है आपका, वो हमेशा किस पर लगता है, ऊपर की तरफ लगता है, ऊपर की तरफ लगता है। अगर इसी को दूसरे भाषा में कहें तो गुरुत्वाकर्षण बल के हमेशा विपरीत लगता है। क्या लगता है, विपरीत, क्योंकि आप लोग जानते हैं गुरुत्वाकर्षण बल कहां लगता है, नीचे की तरफ लगता है, और उत्थान बल उसका ठीक विपरीत लगता है। देखिए बल का एसआई मात्रक क्या है, बल का एसआई मात्रक, बल का एसआई मात्रक होता है क्या, न्यूटन, ठीक, न्यूटन होता है बल का एसआई मात्रक। अगर हम बात करें जूल का, तो जूल होता है कार्य और ऊर्जा, दोनों का क्या होता है, एसआई मात्रक होता है। और वाट किसका होता है, वाट होता है शक्ति का, शक्ति का एसआई मात्रक होता है। और पास्कल किसका होता है, दाब का होता है। दाब हम लोग किसी दाब को नापते हैं तो किस में नापते हैं, पास्कल में नापते हैं। और एसआई मात्रक की बात आ रही है तो एसआई होता क्या है, एसआई होता है, इसका मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम का मतलब कि सभी देशों में जो प्रचलित हो वही होता है एसआई मात्रक। जैसे आप लोग जानते हैं हम लोग पहले क्या नापते थे, शेर, शेर में भी वजन नापते हैं, ठीक, फुट में भी नापते हैं। तो लेकिन ये शेर और फुट क्या होता है कि इंटरनेशनल नहीं है, ये हम लोग अपने आम तौर पर बोलते हैं, ठीक। देखिए गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया, ये तो एकदम सिंपल सा बात है, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया, न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन ने, ठीक। और गैलीलियो का बात करें तो गैलीलियो किसका नियम दिए, गैलीलियो पहली बात तो दूरबीन का आविष्कार किए, दूरबीन का। और किसका किए, जड़त्व का नियम दिए, जड़त्व, इसी को न्यूटन ने अपना पहला नियम स्वीकारा, ठीक। और कैपलर, कैपलर ने ग्रहों के कक्षीय वेग, कक्षीय वेग का नियम दिया, ठीक ना। और कितने नियम है, 3 नियम है, ठीक। तो इन्होंने किसका दिया, ग्रहों के कक्षीय वेग का नियम दिया है इन्होंने, ठीक। लॉ ऑफ प्लैनेटरी, प्लैनेटरी मोशन, ठीक। और क्या है, आइंस्टीन, सर अल्बर्ट आइंस्टीन की बात करें तो इन्होंने क्या दिया,
इन्होंने दिया ऊर्जा संरक्षण का, और ऊर्जा संरक्षण, और ये क्या है इनका फेमस जो है E बराबर एम सी स्क्वायर। ठीक, जहां पर क्या होता है, एम होता है मास होता है, और सी क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट। ठीक, देखिए आगे देखिए, बैटरी किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। अभी हमने बताया कि विद्युत ऊर्जा को, किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है बैटरी, तो वो बदलती है रासायनिक ऊर्जा को। ठीक, रासायनिक ऊर्जा को बताए बदलती है। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बताया, जब विद्युत अपघटन के बारे में बता रहे थे तो वहां पर हमने बात किया था। ठीक, तो देखिए ये रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को क्या करती है, विद्युत ऊर्जा में बदलती है। एक किसका काम है, बैटरी का काम है। ठीक, और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम किसका है, जनरेटर का, जनरेटर का है। और उष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसको, कौन बदलता है, कौन, थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट का क्या काम है, उष्मा ऊर्जा को, उष्मीय ऊर्जा को किसमें बदलता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम कौन करता है, सोलर पैनल। ठीक ना, या फिर सोलर सिस्टम होता है, सौर ऊर्जा जो होता है। ठीक ना, सोलर जो होता है किसको बदलता है, सौर ऊर्जा को किसमें, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो मेरे ख्याल से आप सभी को एकदम अच्छे से समझ में आ रहा होगा। शक्ति का एसआई मात्रक, शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, अभी हमने बताया शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, वाट। ठीक, और जूल की बात करें तो क्या होता है, कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। और न्यूटन किसका होता है, बल का एसआई मात्रक, और पास्कल दाब का। ठीक, देखिए संवेग का सूत्र क्या है, संवेग का सूत्र क्या होता है, m मल्टीप्लाई v। ठीक, ये क्या आता है, वेलोसिटी होता है, और क्या होता है, मास होता है। संवेग ये होता है, और देखिए और दूसरा क्या है, ये आपका आंसर है। और ये क्या है, किसका मात्रक है, एक किसका फार्मूला है, ये है कार्य। ठीक, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क होता है। ठीक, और ये क्या है, ये किसका है, ये है बल का, बल, फोर्स बराबर होता है ना एम ए। और एक किसका है, शक्ति का, शक्ति का क्या है, सूत्र है। ये सभी चारों सूत्र हैं। एक किसका है, संवेग का। ठीक, आगे देखते हैं, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ये होता है ओम। और ओम ने, जिन्होंने ओम का नियम भी दिया, तो उन्होंने, उनके नाम पर क्या रखा गया है, ओम। ठीक, और ओम का नियम आप लोग जानते हैं क्या होता है, V बराबर आई आर होता है। और आर यहाँ पर क्या होता है, ये नियतांक होता है, जिसको हम लोग रेजिस्टेंस या फिर प्रतिरोध भी कहते हैं। ठीक, और वोल्ट, वोल्ट तो आप लोग जानते हैं विभवांतर होता है। ठीक, और एम्पियर जो होता है धारा का एसआई मात्रक होता है। और जूल होता है, जूल किसका होता है, अभी हमने बताया, कार्य और ऊर्जा का। ठीक, आगे देखिए, मानव आंख में बनने वाली छवि कैसी होती है, मानव आंख में बनने वाली छवि कैसी होती है, तो आप लोग अंदाजा ये लगाइए कि मानव आंख में लेंस कौन सा होता है। मानव मानव नेत्र में क्या होता है, उत्तल लेंस होता है। ठीक, ये उत्तल लेंस होता है। तो आप लोग अब जान गए होंगे, उत्तल लेंस में जैसा प्रतिबिंब बनेगा वैसे ही तो प्रतिबिंब बनाएगा कारण यहाँ पे। ठीक, तो एक ऐसा बनाता है, उल्टा और वास्तविक बनाता है। क्या बनाता है, उल्टा और वास्तविक बनाता है। ठीक, उल्टा और वास्तविक बनाता है, और हमारा ब्रेन का जो नर्व्स होती है उसको क्या करती हैं, रीड करती हैं, और उसको हमें सही दिखाई देता है। जितना भी हम लोग देखते हैं सही सही एकदम सीधा सीधा देखते हैं, तो हमारे ब्रेन का कमाल है। ठीक, और हालांकि वो वस्तुएं सीधा ही होती हैं, लेकिन हमारे जो इसका इमेज बनता है हमारे रेटिना पे, तो क्या बनता है, उल्टा और वास्तविक बनता है। ठीक, लेकिन ब्रेन को ऐसा एहसास कराया जाता है कि वो सीधा है, और उसको सीधा रीड करता है और सीधा समझता है, और रियल समझता है वो। ठीक, देखिए आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या है, और आवृत्ति का एसआई मात्रक, देखिए एसआई मात्रक की बात हम कर ही रहे हैं, तो क्वेश्चन में देखो कई बार पूछा भी है। ठीक, और देख लीजिए ये क्या है, एसएससी जीडी 2019 के एग्जाम में पूछा हुआ है। तो ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कई बार। तो एसआई मात्रक से संबंधित क्वेश्चन तो हर एग्जाम में कभी ना कभी पूछता है, तो आप लोगों को एसआई मात्रक जरूर याद रखना है।
ठीक, तो ये क्या होता है आप लोग जानते हैं क्या, हर्ट्ज। आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है। ठीक, और जूल का बता ही दिया गया है, और पास्कल का भी और न्यूटन का भी बता दिया गया है। तो इसका सही आंसर है जो आपका हर्ट्ज है। आगे क्या है, ध्वनि किस माध्यम में नहीं चल सकती। तो देखिए ठोस की बात करें तो ठोस में सबसे अधिक चलती है, सबसे अधिक किसमें चलती है, ठोस में ही चलती है। और उसके बाद द्रव में भी चल सकती है। ठीक, द्रव में भी चलेगी, और गैस, गैस में भी चलेगी, कोई वायु में चलेगी। तो इसमें स्पीड इसका कितना होता है, 343 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से गैस में चलती है। ठीक, रही बात नहीं चलती, तो नहीं चलने का ये है आंसर आपका निर्वात। निर्वात में नहीं चलती। आप लोग समझिए कि अगर आप लोग चंद्रमा पर जाएंगे, सुने होंगे चंद्रमा पर जाएंगे तो वहां पर क्या होता है कि वहां पे ध्वनि नहीं सुनाई देती, यहां से वहां तक की ध्वनि नहीं सुनाई देगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर वहां पर क्या है, इन्वायरमेंट नहीं है, वातावरण वहां पे नहीं है। तो वहां पे नहीं है तो मतलब हवा भी नहीं होगा, जब हवा नहीं तो उसमें कोई माध्यम नहीं कि ट्रेवल करे। तो आप लोग समझ सकते हैं कि ध्वनि जो होती है किसी माध्यम के बिना ट्रेवल नहीं कर सकती। लेकिन वहीं पर अगर प्रकाश की बात करें तो प्रकाश क्या करता है कि बिना माध्यम का वो ट्रेवल करता है, तभी तो सूर्य से पृथ्वी के पास आ जाता है, क्योंकि बीच में स्पेस क्या है, कुछ भी नहीं है, निर्वात है। तो निर्वात में भी क्या होता है, वो हमारे पृथ्वी तक आता है सनलाइट, मतलब कि वो ट्रेवल करने में सक्षम है। लेकिन ये क्या होता है, ये निर्वात में नहीं चल सकता। देखिए कार्य का एसआई मात्रक, कार्य का एसआई मात्रक तो क्या है, जूल है। ठीक, तो मेरे ख्याल से आप सभी को ये सीजन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए।